सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी शिक्षिका खुशबू अमन वर्मा आज आपके बीच आपके आरोप पुस्तक का पद्य खंड का फिराक गुरफ चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि जो रिड्यूस सिलेबस जैक का आया है उसमें आपको केवल रुबाइयाँ ही पढ़नी है, गज़ल नहीं पढ़नी। इसलिए आज की चर्चा में केवल फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ हैं और हम रुबाइयों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों, चूँकि रुबाइयाँ हैं, ये शब्द आपके लिए नया है रुबाई, तो इस रुबाई को समझेंगे। रुबाई एक संगीतात्मक काव्य होता है। संगीतात्मक काव्य कहने का मतलब ये होता है कि उसे गाया जा सके। जैसे गैर पद हम लोग हिंदी में कहते हैं, जैसे कबीर के पदों को गाया जा सकता है, महादेवी के पदों को गाया जा सकता है, अन्य कवियों के पदों को गाया जा सकता है, ठीक उसी तरह इन रुबाइयों को भी गाया जा सकता है। इन रुबाइयों में 4 पंक्तियां होती हैं जो समझ के हिसाब से एक कंप्लीट कविता, संपूर्ण कविता होती है। यानी कि उसका संबंध पिछले की पंक्तियों से या पिछले पैराग्राफ से नहीं होता, बिल्कुल अलग अलग संदर्भ में हम इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज रुबाई में हम देखते हैं कि इन 4 पंक्तियों में पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में का काफिया जो होता है वह तुकांत होता है, यानी कि एक लय में होता है, जिसे हम लय में तो बंदी में पढ़ सकते हैं। लेकिन तीसरी पंक्ति जो होती है उसका लय अलग होता है, उसका काफिया अलग होता है, तो बिल्कुल वो अतुकांत होता है। उसे अतुकांत हम लोग समझ सकते हैं। दूसरी चीज आगे हम देखेंगे फिराक गोरखपुरी का थोड़ा परिचय, व्यक्तित्व परिचय, साहित्यिक परिचय। तो बच्चों, फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम रघुपति सहाय फिराक था। गोरखपुर में जन्म लेने के कारण इनका टाइटल गोरखपुरी हुआ। इनका जन्म 1896 ईस्वी में गोरखपुर में हुआ था और मृत्यु 1983 में 1983। तो कुल 87 वर्षों का जीवन इन्होंने लंबा जीवन पाया और साहित्य ही खूब रचा। ये रुबाई चूँकि अरबी शब्द है और जिसका अर्थ ही मैंने आपको बताया संगीतात्मक काव्य होता है, तो इन्होंने उर्दू शायरी जो थी उसका एक दौर था, केवल वो शास्त्रीयता में बंधी हुई परंपरागत तरीकों से चली आ रही थी। लेकिन अकबर मैं भूल रही हूँ, नजीर अकबराबाद और अल्ताफ हुसैन हाली ने उर्दू शायरी की शास्त्रीयता को तोड़ा, उस लीक से हटकर अलग लीक पर चली और इन्हीं की राह पर, इन्हीं रास्ते पर चलने वाले फिराक गोरखपुरी साहब थे। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो पंक्तियां रची, उनकी एक पंक्ति बड़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, जो इनके शास्त्रीयता और परंपरागत तौर पर हटकर लिखने की भूमिका बताती है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, अब संभालो साजो गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती। तो बच्चों, फिराक गोरखपुरी के साहित्य में अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू सभी शब्दों का संगम मिलता है और इनके शब्दों को या इनके साहित्य को उर्दू हिंदी का संगम भी कहा जाता है, जिसे गंगा जमुनी संस्कृति भी कहते हैं हम लोग। और इन्होंने नए शब्दों, नई भाषा, नए विषयों को जोड़ा, भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का विचित्र महल खड़ा किया। इनका मानना था कि दिव्यता जो है वो भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं, यानी कि जो हम दिव्य जो है, डिवाइन है ना, ईश्वरीय चीज जो है वो कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वो हमारे मन की है, वो दैनिक चीज है। जैसे खुशी एक ऐसा अल्फाज है, ऐसा शब्द है, ऐसा भाव है
जो हम महसूस कर सकते हैं उसको कह नहीं सकते। खुशी, हर आदमी खुश होता है, लेकिन एक जो अपने खुशी, अपना चीज सुख पूरा कर लेना, और यदि हम किसी दूसरे को सहयोग करते हैं, किसी दूसरे का साथ देते हैं, वो खुशी, दोनों खुशी में अंतर होता है। तो ये चीज जो है दिव्यता कहते हैं, वो दिव्य भावना होती है। जब हम दूसरे की सहायता करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, तो एक दिव्य भावना होती है। और इसी कारण इन्होंने कहा कि दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, बिल्कुल जो महसूस करते हैं वही दिव्यता है। तो अब इनकी रुबाइयों पर आते हैं। फिराक की रुबाइयों में सच पूछा जाए तो भारतीयता सांस लेती है। उनके भारतीय स्त्री सौंदर्य का वर्णन उसमें होता है, और भारतीय स्त्री के सौंदर्य का वर्णन हो, जादू हो, यह सब कुछ दिखता है। भारतीय स्त्री कहने का मतलब हम यहाँ समझेंगे, जो पंक्ति जब पढ़ेंगे उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी हमारी, ठीक है। इनका मानना था शेर और शायरी जो होती है वो लिखने की चीज नहीं होती, वो कहने की चीज होती है, सुनने की चीज होती है। तो इसी परिपाटी पर, इसी लेख पर चलते हुए इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। जैसे रुबाइयों में भारतीय स्त्री के सौंदर्य का जादू क्या है, उनकी खूबसूरती का वर्णन नहीं, बल्कि उनकी सामाजिकता, जो सामाजिक जीवन जीती हैं, जो उनका व्यक्तित्व उससे निखर कर आता है, उन चीजों का वर्णन है इसमें। जैसे एक पंक्ति है इन्हीं की, फिराक गोरखपुरी की, बाबुल मोर नैहर छूटल जाए, बाबुल मोर नैहर छूटल जाए, ड्योढ़ी तो पर्वत भई, आंगन भयो बिरिछ। तो इस तरह बच्चों, अब फिराक गोरखपुरी का व्यक्तित्व, उनका जन्म, उनका मृत्यु, व्यक्तित्व परिचय है ना। व्यक्तित्व परिचय में हम ये बढ़ा सकते हैं कि वो सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे, और 1918 में उन्होंने रिजाइन दे दिया। इसका कारण ये रहा कि वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, और 1.5 वर्षों के लिए जेल गए। इसके बाद देखें तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक पद को भी सुशोभित किया। तो अब इस सत्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम रुबाइयों का वाचन करेंगे, जिसे कविता पाठ भी हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर है तो कविता ही, अलग अलग लहजे में कही गई चीजें हैं, ठीक है। तो आगे सुनेंगे ध्यान से। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की। यहाँ पर एक बच्चे को हंसाती, खिलाती, दुलारती माँ का वर्णन है, इसलिए यहाँ भारतीय स्त्री के सौंदर्य को कहा गया है, क्योंकि स्त्री के सौंदर्य में माँ का वात्सल्य और माँ के प्रति ममता में जो उसका सौंदर्य होता है वह अद्भुत है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद का टुकड़ा यानी उसके गोद में जो उसका बच्चा है उसको लेकर वह खड़ी है, और हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, गोद में रखकर उसे हाथों पर झुलाती है, और झुलाते झुलाते उसे लौका देती है, यानी कि ऊपर उछाल कर फिर गोद में लेती है। आप देखते होंगे जो बच्चे छोटे होते हैं वह इस प्रक्रिया से बड़े ही खुश होते हैं, यानी लौकाने की प्रक्रिया से उनकी हंसी खिलखिलाहट बहुत तेज हो जाती है। तो कहते हैं गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ इस रुबाई की 4 पंक्तियां देखेंगे, पहली, दूसरी और चौथी, ये तीनों में तुकबंदी है, तीसरे में वो तुकबंदी नहीं है। फिर अगले 4 रुबाइयां, जो अगली जो रुबाई है जिसमें 4 पंक्तियां हैं उसको देखिए। नहला के छल के निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघे करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती। यहाँ पर बच्चे को नहलाती दुलराती माँ का वर्णन है, और यहाँ पर कवि
कहते हैं, शायर आपके कहते हैं कि नहला के छल के निर्मल जल से, स्वच्छ जल से, साफ जल से जब वो बच्चे को नहलाती है और उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है, इसमें मतलब बाल होता है, बालों में कंघी करती है, तो ऐसे में और जब वो घुटनियों में लेकर अपने पैरों पर लेकर, माँ को देखते होंगे बच्चे को कैसे पैर पर लेकर कपड़े पहनाती है, तब वह बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुख को देखता है। ठीक है, अगली रुबाई में पेश है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए। अब एक तो बच्चे को खिलाने का है, दूसरा नहलाने का है, तीसरी रुबाई जो है वो दिवाली के त्योहार की है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, आज सब लोग दिवाली में अपने घर की साफ सफाई करते हैं। तो बच्चों, गांव में हम देखते हैं घर को सभी लोग लिपते पोतते हैं गोबर से, मिट्टी से मिला करके, और घर बड़ा प्यारा सुंदर सोना महक घर में रहता है, यानी कि घर को सजाया जाता है। और दिवाली में चीनी के खिलौने जो होते हैं, चीनी के खिलौने, मिठाई जो बनती है, तरह तरह के रंगीन खिलौनों में हाथी, घोड़ा, पक्षी, मछली वगैरह के फोटो बनते हैं चीनी की मिठाइयों के। और वो रूपवती यहाँ माँ को कहा जा रहा है, रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक है ना, एक नर्म दमक है उसके चेहरे पे एक आभा है खुशी की, मतलब क्या कहें, वो चेहरा दमकता है ना, उज्ज्वलता है उसके चेहरे पर, और वह इस उज्ज्वलता को, इस खुशी को लिए हुए वह बच्चों के घरौंदे में दिए जलाते। दिवाली में हर बच्चा अपने घर में घर बनाता है, जिसे हम लोग घरौंदा कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग घरौंदा कहते हैं। और यह बात माफ कीजिएगा कि घरौंदा जो भी बच्चे बनाते हैं, आजकल तो बहुत बड़े बड़े बनते हैं और बने बनाए आते हैं, लेकिन घर में जब घरौंदा बनाते हैं, और चाहे घर कितने भी गरीब का क्यों न हो, कितने ही आर्थिक अभाव से जूझता हुआ वह परिवार क्यों न हो, घर उसका हमेशा दुतल्ला तो जरूर होता है। एक तल का घर ग्राउंड फ्लोर केवल नहीं होता है ना। तो ठीक है, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए, और वह बच्चों के घरौंदे में दिए जलाती है। ये 4 लाइनें स्पष्ट हुई। अगली रुबाई है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब अगली रुबाई है दिवाली के ये से बिल्कुल हट करके नेक्स्ट रुबाई में हम लोग देख रहे हैं क्या, आंगन में ठुनक रहा है। आंगन में चंद्रमा देखता है बच्चा और ठुनक रहा है, यानी कि जिद पर बैठा है, उसे चाहिए क्या, वो चांद चाहिए, वो चांद उसे बड़ा सुंदर लगता है। साहित्य में जब भी चांद की चर्चा की गई है तो उसे बड़ा ही क्या कहें, सुंदर बताया गया है। सुंदरता की उपमा ही चांद से दी जाती है ना, जैसे उसका मुख चंद्र है वह चांद के समान सुंदर है ना। तो यहाँ भी वो आंगन में बच्चा बैठकर ठुनक रहा है और चांद पर ललचाया है। तो माँ क्या कहती है, अब चांद तो बच्चे को दिया नहीं जा सकता, तो माँ क्या करती है, एक दर्पण में चांद दिखाती है और कहती है ले चांद आ गया। कहने का मतलब है माँ बच्चे को बहलाना भी जानती है और कठिन से कठिन परिस्थिति से निकलना भी बड़े ही आसानी से उन्हें आता है। आखिरी जो रुबाई है इस पाठ की वह है बच्चों, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाया है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रही हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती रात। हमने देखा है पहली रुबाई में बच्चे को दुलारने का है, दूसरी रुबाई में बच्चे को नहलाने का है, तीसरी रुबाई दिवाली की है और चौथी में बच्चे की जिद है। पांचवें में रक्षाबंधन त्योहार जो हिंदू संस्कृति में, हिंदुओं में बड़ा फेमस है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है यह त्योहार। तो ये है क्या कहता है कवि,
रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाया है घटा गगन की हल्की हल्की। रक्षाबंधन के समय सावन रहता है, सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है, और उस त्योहार में बच्चों हल्के हल्के बारिश भी होती है, भीनी भीनी झिनी थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है फुहारों वाली, और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। जो राखी है वह बिजली के भांति चमक रही है, और भाई के है बांधती चमकती राखी, और जो बहन है वो भाई को चमकती हुई राखी बांधती है। ठीक है, तो यहाँ बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। क्यों बिजली? क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, बहन जब भाइयों को राखी बांधती हैं तो उनमें सरप्राइज गिफ्ट के यानी कि जो उपहार उनको मिलते हैं वो उनकी खुशी को दुगुना कर देते हैं। तो वो उन खुशियों की चमक, वो उपहार के मिलने की खुशी की चमक जो होती है उनके लच्छे पे चमकती है, और उस चमक को बिजली की चमक से बताया गया है। तो इस तरह पाठ की रुबाइयां समाप्त होती हैं, है ना। और इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई बहन रिश्ते की मधुर कल्पना की गई है। कुछ ना कुछ त्योहार तो उपहार तो सभी को मिलते हैं, है ना बच्चों। टिप्पणी करने में है 2 पंक्तियां दी गई हैं। गोदी के चांद और गगन के बीच का, गगन के चांद का रिश्ता। गोदी का चांद, कोई भी संतान जो है अपने माँ बाप को बड़ा प्यारा होता है, तो गोदी में वो उनका चांद का टुकड़ा है, यानी बहुत ही सुंदर प्यारा निश्चल बच्चा है। और उसी तरह गगन का चांद भी सुंदर है, उसकी सुंदरता से, उसकी निश्चलता से, उसकी शीतलता से बच्चे के स्वभाव की तुलना की गई है। इसलिए गोदी का चांद अत्यंत सुंदर बालक है, क्योंकि हर माँ के लिए उसका चांद, उसका बच्चा जो होता है वो लाडला ही होता है ना। इसलिए यह उपमा जो है एक माँ के हृदय की अभिव्यक्ति है। दूसरा है सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। तो रक्षाबंधन का पर्व भी जैसा मैंने बताया सावन के महीने में आता है, और सावन के माह में आकाश में झिनी घटाएं छाई रहती हैं। घटाओं में बिजली चमकती रहती दिखाई देती है, और इस तरह से चमक का जो रिश्ता बिजली से है वही रिश्ता भाई बहन का एक दूसरे, भाई बहन के प्रेम का एक दूसरे से है ना। तो इस तरह से आज के सत्र में हमने फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां देखी, और उनके साहित्यिक विशेषताओं को देखा, उनके व्यक्तित्व को समझा। कोशिश होगी कि आप इसके प्रश्नोत्तरी को कर पाएंगे, पढ़कर समझ पाएंगे। कोशिश की है मैंने कि इस सत्र में आपके प्रश्न जो हैं आसानी से दिए जा सके। ठीक है, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।